अच्छा भाई, तो यहाँ पे दिस वन इज ऑफ लेट्स से मई जून 2009 पेपर 21। ठीक है, ये मई जून 2009 पेपर 21 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कहता है कि a mass of cube of aluminum is found to be 580 grams with an uncertainty in the measurements of 10 grams। इसमें इसको मास और उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो मैं यहाँ पे मास की वैल्यू लिख देता हूँ 580 प्लस माइनस 10। ठीक है, ये हमारे पास मास आ गया और विद इट्स अनसर्टेनिटी। फिर बोलता है ईच साइड ऑफ द क्यूब हैज अ लेंथ ऑफ 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स। ठीक है भाई, तो जो लेंथ्स है 6.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स, ये हमारे पास डायमेंशंस है। सही है, क्योंकि क्यूब है तो लाजिम बात है हर साइड एक ही लेंथ की होती है। सही है, लेंथ बाय लेंथ बाय लेंथ। बोलते हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम विद इट्स अनसर्टेनिटी। सही, एक्सप्रेस योर आंसर टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेरा मतलब ये है कि आपका जो मास है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है और आपके पास जो लेंथ है वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि मैंने बताया था डेसिमल के बाद लिखा हुआ 0 सिग्निफिकेंट होता है। तो ये दोनों आपके पास दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो वो कह रहा है कि आप जब डेंसिटी कोट करें तो वो भी एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी डेंसिटी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब डेंसिटी क्योंकि कैलकुलेट करनी है, मास और लेंथ दिया हुआ है, तो आपको लाजिम मतलब लेंथ से वॉल्यूम चाहिए होगा। और डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जहाँ वॉल्यूम जो है वो लिखा जा सकता है लेंथ क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो लेंथ बाय लेंथ का अगर फॉर्मूला अप्लाई करो तो एल क्यू हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। अच्छा, इस लिहाज से मैं मास अपॉन लेंथ क्यूब भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को ना। ठीक है, और अगर मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए डेंसिटी में, डेल्टा रॉ चाहिए, तो लाजमी सी बात है कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला सिनेरियो है। आपको अभी मैंने बोला था, रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद होगा कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले सिनेरियो के ऊपर काम करते हैं तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आपकी ऐड हो रही होती है। ठीक है, वी ऐड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज। तो ये हो जाएगा डेल्टा रॉ ओवर रॉ इक्वल्स डेल्टा एम ओवर एम प्लस 3 डेल्टा एल ओवर एल। सही है, 3 क्यों लगाया, क्योंकि लेंथ पे क्यूब लगा हुआ था। और आपको याद होगा कि पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का मेथड होता है कि जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर लगी हुई हो तो वो पावर कोफिशिएंट के तौर पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस चीज को सॉल्व भी कर सकते हैं। डेंसिटी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, सही है, और अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी की वैल्यू आप नीचे वाले फॉर्मूले से निकालोगे। अच्छा, मैंने बेसिक ब्लूप्रिंट आपको दे दिया है, सही है। अब आई एम गिविंग यू गाइस 3 मिनट्स, सही है। आप इसको सॉल्व कीजिए और जैसे पहले आप जवाब दिया करते थे 3 है, चलो 4 मिनट ले लो, मसला नहीं है। जैसे आप जवाब दिया करते थे पहले, डेंसिटी की वैल्यू, सही, और उसके बाद उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू आप मुझे कोट करें। हो सके तो व्हाट्सएप के ऊपर इमेज लेके अगर आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या गलत आ रहा है। मैं मशवरा ये दूंगा कि पहले डेंसिटी का अगर आंसर आ जाए तो एक दफ़ा उसको बस शेयर कर लो उससे, ताकि कंफर्म हो जाए ना कि डेंसिटी आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। और कुछ कन्वर्जन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट उन्होंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही मांगा है। तो मास ग्राम्स में रखना, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए, कोई इशू की बात नहीं है, सिर्फ एज इट इज वैल्यूज पुट करना। 2.68 आनी चाहिए वैसे डेंसिटी, जो 580 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब, so that turns out to be 2.685। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2.7 हो जाएगा, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अनसर्टिनिटी के लिए अब आपको बोलूंगा कि आप जरा इसको सॉल्व कीजिए खुद अपने पास और फिर सॉल्यूशन शेयर कीजिए मुझसे।
राफे, अब्दुल राफे, आपका आंसर ठीक है, आंसर में कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करने वाले मामला थोड़ा देख लेना। अच्छा, समाना, आपका तमाम आंसर्स आपके सारे ठीक हैं, फिर उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बस आखिर में जो आपने 0.18 को राउंड ऑफ किया है ना, वो गड़बड़ है। ठीक है रीशा, करेक्ट आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैनब बेटा करेक्ट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जैनब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है, आपने जो आंसर्स लिखे हैं डेंसिटी के वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखा है, 2.69 जैसे लिखा है ना आपने, तो 2.7 इसको यूज कर लो, ठीक है, और उसी के हिसाब से अनसर्टेनिटी को भी राउंड ऑफ कर लो। ठीक है जोहा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है। हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही समान है। अली कैलकुलेटर तो तुम्हारा सही आंसर बता रहा है, इसको राउंड ऑफ करके मुझे कंप्लीट आंसर दो ना। राफे, अनसर्टेनिटी में गड़बड़ है बेटा, अनसर्टेनिटी ये नहीं आ रही, जो आप 0.13 इज नॉट द आंसर, आपकी अनसर्टेनिटी डिफरेंट है। अली 0.178 आपने दिया, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 0.18 किया, ठीक है बच्चों, उसमें मसला नहीं है। देखो आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो है 2.7, सही, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर देखें तो 2.7 है, और अनसर्टेनिटी लिखने का रूल ये होता है कि आपकी अनसर्टेनिटी के डेसिमल प्लेस आपकी मेन वैल्यू के डेसिमल प्लेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपकी मेन वैल्यू डेसिमल के बाद एक प्लेस में लिखी जा रही है, तो आप अनसर्टेनिटी को भी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखोगे। हाँ एलसीएम करके ऐड कर दो, वरना कैलकुलेटर जिंदाबाद भाई, एलसीएम लेने की भी क्या जरूरत है। आप ये लेवल एस पे आ गए हो तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। हाँ आप सही है, ये ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ये तहा बेटा, वो तो नहीं, तहा आपने कुछ गड़बड़ की है, वैल्यूज तो आपने सही लिखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह का रूल कुछ अप्लाई जो करना था उसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दी, सॉल्व करने के अंदर कैलकुलेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको जरा गौर से देख लो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन सबने ही मुझे दुरुस्त आंसर दिया है, यहाँ पे उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। डेल्टा रॉ ओवर रॉ की वैल्यू 2.7 रखी गई थी, डेल्टा एम वॉज 10 अपॉन 580 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल वॉज 0.1 अपॉन 6। इसको सॉल्व किया था, आपके पास डेल्टा रॉ जो आ रहा था 0.18, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 0.2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप मेंशन कर सकते हो कि भाई हमारे पास जो डेंसिटी है दैट वाज 2.7 प्लस माइनस 0.2, इस तरह से राउंड ऑफ होकर आंसर लिखा जाएगा टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे भी कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं, इस वजह से मैं सारे सवाल वो नहीं करवा रहा, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें करवा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा अब ये वाला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का एयर जो है बेटा, इस क्वेश्चन का एयर है मई जून 2011 पेपर 21, सही, मई जून 2011 पेपर 21, इसको अपने पास लिख लो, मई जून 2011 पेपर 21। चलो, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहता है कि मेजरमेंट्स मेड फॉर सैंपल ऑफ अ मेटल वायर आर शोन इन फिगर 1.1। क्वांटिटी में लेंथ है, डायमीटर है, रेजिस्टेंस है, सही। आपके पास लेंथ अराउंड 1750 मिलीमीटर्स है, अब ये मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, लेकिन अगर मीटर्स में अंदाजा लगाएं, आप इसको कन्वर्ट करें, मिली रिमूव करें, तो ये 1.75 हो जाता है,
1.75 मीटर्स, और डायमीटर जो है वो 0.38 मिलीमीटर्स है, वो तो खैर मिलीमीटर्स में ही सही रहेगा, और रेजिस्टेंस जो है वो 7.5 ओम्स है। तो अब ये कहा जाता है स्टेट द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेक ईच ऑफ दीज मेजरमेंट्स। इन मेजरमेंट्स करने के लिए जो एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप जरा यहाँ पे कोट कीजिए। अच्छा, अब देखो इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको यहाँ पे कोट करने हैं तो आप लेंथ देखो कि मैक्सिमम लेंथ आपने कितनी मेजर करनी है, सही, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सिलसिला ये है कि लेंथ जो है वो 1.51 मीटर से ज़्यादा की है। तो मीटर रूल तो कहीं दूर दूर तक इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीटर रूल की जो लिमिट होती है वो 1 मीटर की होती है। यू हैव टू गो बियॉन्ड 1 मीटर, सही। तो दैट इज 1.75 मीटर्स इन दिस केस। तो इसके लिए जो लेंथ इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए चाहिए होता है, आप क्या मशवरा दोगे, क्या यूज किया जाए? ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली, ये ऑल आर राइट। यू आर सजेस्टिंग दैट वी शुड यूज अ मेजरिंग टेप। ग्रेट। सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मेजरिंग टेप है। अच्छा, डायमीटर अगर आप देखो तो डायमीटर है 0.38 मिलीमीटर्स, सही। डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक आपने मिलीमीटर्स के अंदर मेजरमेंट की है एक वायर की। अच्छा, और ये भी देख लो कि ये एक वायर है। हम ओ लेवल्स में भी हमेशा ये बात पढ़ाते हैं बेटा कि जब भी वायर का डायमीटर, पतले से वायर का डायमीटर मेजर हो रहा होता है ना, तो हमेशा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे भी इट्स अ वायर ऑफ डायमीटर 0.38 mm, सही है। और अनसर्टेनिटी भी ये बता रहा है डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक आप जो है वो डाउट रखेंगे, वो भी 0.01 का। तो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक मिलीमीटर के अंदर आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ही बताता है। तो डायमीटर मेजर करने के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया भाई, वी आर गोना यूज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस मेजर करनी है। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे अब एएस लेवल में आ चुके हैं, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं भाई कि यू आर गोइंग टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि भाई वोल्ट मीटर एंड एमीटर, क्योंकि आर इक्वल्स वी अपॉन आई होता है ना। तो यू मे वांट, इफ यू वांट यू कैन राइट वोल्ट मीटर एंड एमीटर, दोनों की कंबाइंड से आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि आर इक्वल्स वी अपॉन आई का फॉर्मूला, एक से वोल्टेज मिलेगा, एक से करंट मिलेगा, सही, और फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। और इसके अलावा सजेशन मेरी ये है कि अब ओम मीटर लिखो, सही। ओम मीटर डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस बोलता है, और इवन अगर कोई चाहे तो मल्टीमीटर भी लिख सकता है, सही। ये सब एक्सेप्टेबल है। मल्टीमीटर को कभी कभार मार्केट टर्म्स के अंदर एवोमीटर भी बोला जाता है, एवीओ, सही। एवोमीटर्स मल्टीमीटर्स का दूसरा नाम है। तो कभी अगर कोई एवोमीटर बोलता है, आपको सुनाई देगा यार एवोमीटर आपने यूज किया है, या एवोमीटर आपकी लैब में सिखाया जाता है, या, तो एवोमीटर इज नथिंग बट अ मल्टीमीटर, उसका दूसरा नाम है मल्टीमीटर का। खैर, तो हमारा तो खैर असली पढ़ने से शुरू होता है। शो दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज कैलकुलेटेड टू बी 4.86 एक्सपोनेंट -7 ओम मीटर्स। अच्छा, इसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। लाजिम बात है, जब आप चैप्टर्स पढ़ लोगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, तो फॉर्मूले याद ही होंगे भी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है आपके एएस के अंदर। अभी क्योंकि इट्स आवर फर्स्ट टाइम, तो आपको लाजिम सी बातें नहीं याद होगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला था, R इक्वल्स रॉ L ओवर A, सही, जिसमें से रॉ रेजिस्टिविटी थी। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी चाहिए तो इट्स RA ओवर L। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, सही। ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये इसका डायमीटर है। अगर आप देखो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर डायमीटर की टर्म्स में देखोगे तो ये होता है पाई, रेडियस को डायमीटर अपॉन 2 लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, सही। एरिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो मैं चाहूं तो मैं एरिया पाई आर स्क्वायर से सॉल्व करके लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं चाहूं तो एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से भी सॉल्व करके लिख सकता हूं, सही। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, प्रूफ करने वाली चीज तो वो आराम से प्रूव हो जाएगी। तो यू मे यूज दिस फॉर्मूला, सही, और यू मे यूज दिस वन। मैं डेटा दिखा देता हूँ, सही, ताकि आपको एक नज़र के अंदर वैल्यू से पता चल जाए और आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिटरमिन कर सको। बस एक चीज का ख्याल रखना बेटा कि ये जो यूनिट्स हैं ये ओम मीटर्स हैं, ठीक है। यूनिट्स आर ओम मीटर्स।
तो make sure that your domains, your dimensions are in meters and your resistance is in ohms. Resistance तो है ही ohms में, लेकिन बाकी जो dimensions है वो मीटर में होना जरूरी है. If it's not in meters, this means it's gonna give you a wrong answer for that. इन चीजों का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है. तो भाई हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गई 7.5. मैं तो चलो आप उसको खुद ही कर लो, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना कोई मुश्किल काम है. टेक 1 मिनट और 2 उसको सॉल्व कर लो जल्दी से. उसके बाद फिर ये है कि मैं अनसर्टेनिटी वाले पार्ट पे चलूं. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. जरा हम डिटरमिन करना तो खैर आपके लिए तो कोई मुश्किल काम था नहीं. मैं फिर भी यहाँ पे एक हल्का सॉल्व कर देता हूँ. 7.5 आपकी रेजिस्टेंस होगी. पाई बाय 4d² अगर मैं लगाऊं भी तो डायमीटर गिवन था 0.38. 0.38 एक्सपोनेंट -3 सही का स्क्वायर divided by length was 1.75. सही. तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपके पास रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली आ जाएगी. तो आई होप देयर वाज नो इशू इन दैट. ठीक है, मैसेज है व्हाट इज द आंसर. हेरा बेटा ये प्रूफ करना है ना हमने, ये जो लिखा हुआ है ये प्रूफ करना है हमने. तो आंसर ये आना चाहिए 4.86 एक्सपोनेंट -7. अच्छा, अब वो बोलते हैं कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टिविटी. अनसर्टेनिटी निकालिए. अच्छा देखिए, फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये था R इक्वल्स पाई बाय 4d² अपॉन लेंथ. इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे लिखा जा सकता है पाई r d² अपॉन 4l. ये फॉर्मूला है आपका पाई r d² अपॉन 4l. ये आपने रेजिस्टिविटी निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ डायमीटर फॉर्मूला कोट कर दिया. अब आपसे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि इस वक्त ये अनसर्टेनिटी का पार्ट आप लोग खुद करो पूरा. मैं इक्वेशन तो मैंने लिख दी है यहाँ पे जनरल. इसका फंक्शन आप लोग खुद डिजाइन करो. सही है, ऊपर वैल्यूज हैं. मैंने आपको शुरू में भी एक बात बताई थी कि जब भी आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ काम कर रहे होते हो तो उसमें आपको कन्वर्जन्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप वैल्यू को कन्वर्ट करोगे तो आपको साथ साथ अनसर्टेनिटी भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी. मतलब कन्वर्जन इन द सेंस कि भाई मिलीमीटर को मीटर में या प्रीफिक्स विफिक्स हटाने की जरूरत नहीं होती. कि मुझे कोई फायदा नहीं है कि मैं मिली पहले लेंथ की भी मेजरमेंट की भी मिली हटाऊं और फिर अनसर्टेनिटी का भी मिली हटाऊं. तो वो वैसे ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर सेम फैक्टर रिमूव होगा तो वो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है. उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता. मतलब आप भले उसको 3/1750 लिखो या आप 0.003/1.75 लिखो. मतलब मीटर्स में लिखो बाद में, या जिसे पहले मैंने बताया मिलीमीटर्स में लिखो.
it would return you the same answer. See, it would return you the same answer. आंसर के अंदर कोई जो है वो सच वेरिएशन नहीं मिल रही होगी. तो फॉर्मूला आपके पास रेजिस्टिविटी का बना हुआ सामने है. सही है. अनसर्टेनिटी का मैंने फॉर्मूला ड्राफ्ट नहीं किया. सही है. आई वांट यू गाइस टू ड्राफ्ट द फॉर्मूला योरसेल्फ. रिमेंबर इट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. रिमेंबर d हैज अ पावर ऑफ स्क्वायर ओवर इट. सही है. तो इन रूल्स को अपने जहन में रखते हुए आपने इसकी अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला ड्राफ्ट करना. हीरा ने मुझे भेजा है. ठीक है बेटा हीरा, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. बस पाई को मेरे बच्चे, पाई जो है ना, पाई और 4 उसको इंक्लूड नहीं करना फंक्शन के अंदर. उसको इसलिए इंक्लूड नहीं करना, मैंने उस वक्त सिर्फ इसलिए इंक्लूड करके दिखाया था क्योंकि मुझे आपको एक बात समझानी थी कि भाई कोफिशिएंट को इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं होता. सही. तो you do not need to include the uncertainty of pi and delta pi in your function because it doesn't exist. ठीक है. तो आप भी इसको इंक्लूड नहीं करना. वो बस मेरे लिए, मैंने इसलिए शो कर दिया था कि भाई आई वांटेड यू गाइस टू नो कि इट इज ऑफ नो यूज. सही. इट इज ऑफ नो यूज इफ यू वांट टू लाइक include pi over there. So you're not supposed to use pi or 4 in the function. Just use r, d and l. वहां से आंसर निकाल. बाकी आपका फंक्शन हेरा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. अच्छा, ये लेंथ के साथ 4 क्यों लिखा हुआ है हेरा? लेंथ के साथ 4 भी नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि देखो ना मैंने क्या बोला है, कोफिशिएंट्स इग्नोर होने चाहिए. आपके पास कोई कोफिशिएंट इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है. आप अपने अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले के अंदर जिन चीजों का इस्तेमाल करोगे वो बस ये है जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया. कोई भी कोफिशिएंट यूज नहीं हो रहा होता. हाँ जा, बिल्कुल ठीक. ये किसने भेजे भेजे है? हाँ समाना, बिल्कुल ठीक है बेटा. परफेक्ट फॉर्मूला. अच्छा भाई, वैल्यूज में देख रहा हूँ. तहा बेटा रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपकी मेरे ख्याल से गलत आ रही है. देखो आपने प्रूफ करनी थी रेजिस्टिविटी की वैल्यू 4.86 एक्सपोनेंट माइनस 7. आपने कुछ और वैल्यू प्रूफ की है. आप उसको जरा गौर से देखो, उसमें शायद कुछ गड़बड़ किया आपने. बिल्कुल पाई और 4 को इग्नोर कर देंगे ना. कोफिशिएंट्स इग्नोर हो जाते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में. मेरे बच्चे मुझे इसका फॉर्मूला अगर दिखा देते तो मेरे लिए आसानी हो जाती. चलो खैर, मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करके आपको. ज़ैनब, अच्छा मैं इसको खुद भी कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मुझे भी आंसर कंफर्म हो जाए एग्जैक्टली है क्या ये. तो भाई ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 7.5 प्लस 0.01 divided by 0.38. अच्छा भाई,
To confirm whether you guys have solved it right or wrong, sorry. Your uncertainty in density and resistivity should turn out to be 3.9 exponent minus 8. यानी चाहिए आपकी uncertainty की resistivity के अंदर uncertainty 3.9 exponent minus 8 to be on the correct scale. अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए तो तब के लिए बता रहा हूँ सही, ताकि जो जो आंसर निकाल रहा है वो अपने आंसर को इस चीज से चेक कर सकता है कि दिस इज व्हाट द आंसर शुड बी. तो बिल्कुल जैनब आपका आंसर करेक्ट है बेटा. और ताहा तुम्हारा तो मैंने बता दिया था बेटा कि गड़बड़ हुई एक जगह फॉर्मूले के अंदर. ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अब तक सॉल्व करने में इस चीज को? वैल्यूज चलो खैर नजर रख लो अपने पास. यहाँ पे आंसर मैंने बता दिया क्या आना चाहिए आपके पास. अच्छा भाई, will we multiply length by 4? नहीं बिल्कुल तेरा we won't multiply. Can you please solve this? अच्छा ठीक है, I'll solve this. देखिए रेजिस्टिविटी का फंक्शन आपको गिवन किया गया है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा रेजिस्टिविटी यानी डेल्टा रो ओवर रो इक्वल्स डेल्टा आर ओवर आर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी ओवर डी प्लस डेल्टा एल ओवर एल. ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ गया. ठीक है, तो हाँ बेटा आप तुम्हारा करेक्ट आंसर है बिल्कुल. तो अगर मैं रेजिस्टिविटी यहाँ पे कोट करूं जो था 4.86 एक्सपोनेंट माइनस 7 इक्वल्स डेल्टा आर was 0.2 and r was 7.5. तो it's 0.2 upon 7.5 plus 2 times of delta d is 0.01 और वैल्यू है 0.38. तो 0.01 अपॉन 0.38 और लेंथ थी उसकी अनसर्टेनिटी थी 3 mm 1750 की मेजरमेंट है, तो 3 अपॉन 1750. ठीक है, तो यहां से आप रेजिस्टिविटी जो है वो मालूम कर सकते हैं. अब यहां से आगे तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो मेरे मुताबिक आना चाहिए वो है 3.9 एक्सपोनेंट माइनस 8, जो कि आप अनसर्टेनिटी के अंदर लिख सकते हो 3.9 एक्सपोनेंट माइनस 8 मीटर्स. और फिर आखिर में आपसे बोलता है वो कि भाई मुझे रेजिस्टिविटी प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी एक साथ लिख के दिखाइए. सही, अगर आपको याद हो तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू उसने आपको बोला था प्रूफ करके में 4.86 एक्सपोनेंट माइनस 7 है, और अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टिविटी अब आप निकाल चुके हैं 3.9 एक्सपोनेंट माइनस 8. तो आपको याद हो मैंने बोला था कि जब भी आपके पास कोई एक्सपोनेंट्स लगे हुए हो, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर लगी हुई हो वैल्यूज के साथ और अनसर्टेनिटी के साथ, तो जब आप अनसर्टेनिटी कोट करें तो इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए. सही, ताकि डेसिमल प्लेसेस की कंपैरिजन जो है वो अनबायस्ड तरीके से हो सके. तो अब आप देखिए 10 एक्सपोनेंट माइनस 8 है, मैं इसको 10 पावर माइनस 7 में कन्वर्ट करूंगा. सही, मतलब इस पावर में +1 करूंगा तो मेरा डेसिमल एक नंबर पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.39 एक्सपोनेंट माइनस 7. तो जब मैं यहाँ पे अपना आंसर कोट करूंगा तो दैट विल बी, इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं वो दोनों तरीके बता देता हूँ. या तो ऐसे लिख लो 4.86 एक्सपोनेंट माइनस 7 प्लस माइनस 0.39 एक्सपोनेंट माइनस 7, एक ये तरीका है. इसके अलावा दूसरा ये है 4.86 प्लस माइनस 0.39. आप ऐसे लिखते हैं वैल्यूज को
और एक्सपोनेंट -7 को कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई में बाहर लिख सकते थे। सही, ये दोनों एक्सेप्टेबल तरीके हैं, दोनों में एग्जामिनर कंप्लीट मार्क्स देता है, डिडक्शन नहीं होती। सही, क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों का सेम था तो आप उसको कॉमन निकाल के एक साथ लिख सकते हो। इट्स जस्टिफाइड, इट्स वेरीफाइड। यहां तक कोई कंफ्यूजन, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है। है अब्दुल्ला भाई, तुम्हारा योर चाइल्ड इज एब्सेंट का मैसेज क्यों भेज दिया? उनको तुम जरा क्लास को देख तो दो। तुमने क्या डायरेक्ट पोर्टल से लॉगिन किया है या किसी और तरीके से लॉगिन किया है? क्या मैं बोल देता हूँ। तुम क्या पोर्टल से लॉगिन नहीं हुए? नहीं, डायरेक्ट जूम से नहीं हुआ। बेटा बाकी सबके पास पोर्टल चल रहा है, आपके पास क्यों नहीं चल रहा होता? आप जब भी पोर्टल ना चला करें ना सर, सागर को कॉल करके, उनको व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ लिया करो, क्योंकि फिर देखो ना मसला होता है इस तरह से। अच्छा, अब जरा मैं आप लोगों के सवाल देख लूं। सर बी का पार्ट वन तो बेटा आपको खाली रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी थी ना, तो उसमें तो मैंने फॉर्मूला बता दिया था। इसमें बताओ क्या क्या मसला है राफे? अच्छा वाई, ओ सॉरी, आपने पूछा वाई नहीं है, खुद दूसरे राफे ने पूछा है। राफे, so why have we calculated the uncertainty in millimeters and not in meters? बेटा we haven't calculated uncertainty in millimeters, हमारा आंसर ओम मीटर में ही आया है। सही, बस मामला ये था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हो ना, तो इट्स ऑफ नो यूज कि आप उसको मिलीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करो। सही, उसकी बेसिक वजह ये है कि देखो अब मैंने लिखा हुआ है 3/1750 ना, मैं 3/1750 लिखूं, ये मिलीमीटर्स में है, या मैं मिली हटा के लिखूं। मिली हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एक्सपोनेंट -3 ऊपर भी और एक्सपोनेंट -3 नीचे भी, दोनों का मिली हटाऊंगा ना मैं। अब खुद देखो, ये मिली हटाने का कोई फायदा हुआ? कैंसिल हो गया इफेक्ट। जब फॉर्मूला, जब इफेक्ट कैंसिल हो गया तो मैं क्यों उसको मिलीमीटर से डायरेक्टली मीटर्स में लाऊं? मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट हो गई ना भाई, वो मुझे कोई इसका प्रोडक्ट थोड़ी मिल रहा है, कुछ का मुझे आंसर थोड़ी मिल रहा। इस वजह से मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है, कोई मसला इसमें? आपकी कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई, एक ये सवाल भी कर लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर वाला सवाल पढ़िए पहले आप लोग इसको। भाई क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि भाई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टिक मार्क ऑन वन बॉक्स टू इंडिकेट वेदर द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वुड रिड्यूस रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और नीदर. The first row has been completed as an example. Keeping your eye in line with the scale and liquid level for a single reading of thermometer. मतलब पैरेलैक्स एरर की बात कर रहे थे कि पैरेलैक्स एरर अवॉइड करेंगे तो भाई सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि आप हर दफा रीडिंग गलत ले रहे होगे अगर आपने पैरेलैक्स एरर अब लेकर आए
तो रिपीटर एवरेज करने से पैरेलक्स एरर रिमूव नहीं होता कभी भी। फिर बोलते हैं एवरेजिंग मेनी रीडिंग्स ऑफ द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रोल डाउन अ स्लोप। एवरेजिंग मेनी रीडिंग्स क्या लगता है भाई, रैंडम, सिस्टमेटिक और नीदर? ठीक है, अनसर्टेनिटी कहाँ से आ जाएगी इसमें अभी? वो तो एवरेजिंग करने की बात कर रहे हैं ना, मतलब यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम 1 विच इज रैंडम, 2 विच इज सिस्टमेटिक एंड 3 विच इज नीदर। तो अगर आप 1 2 3 में से बोलूँ कि यार सेलेक्ट करो, तो ठीक है, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। तो भाई इट्स अ रैंडम एरर, सही। अगर आप रिपीट और एवरेज करोगे, यू आर एक्चुअली रिमूविंग रैंडम एरर्स फ्रॉम हियर। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे बोलते हैं कि भाई यूजिंग अ लीनियर स्केल, यूजिंग अ लीनियर स्केल ऑन एन एमीटर, एक एमीटर पे लीनियर स्केल यूज करने से कौन सा एरर रिमूव होता है, या होता भी नहीं होता? ठीक है हीरा, करेक्ट। मैं अगर रैंडम एरर बोल रहा हूँ, मैं अगर लीनियर स्केल इस्तेमाल कर रहा हूँ एमीटर के ऊपर, सही, इससे मैंने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कोई चेंज नहीं किया, मैं कोई एरर रिमूव करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि भाई स्केल एमीटर पे लीनियर है। अगर नॉन लीनियर होता तब भी हम करेक्ट रीडिंग ले सकते थे, डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी टेक द रीडिंग्स। तो जो थर्ड ऑप्शन है, इट्स एक्चुअली फॉर नीदर। यू आर नॉट लाइक फोकसिंग ऑन कि भाई एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए, जस्ट सेइंग कि भाई आपके पास लीनियर स्केल आया हुआ है एमीटर के ऊपर खाली। अच्छा, करेक्टिंग फॉर अ नॉन जीरो रीडिंग व्हेन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज क्लोज्ड, मतलब जीरो एरर की बात हो रही है यहाँ पे, कि आप जो जीरो एरर है आपके माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में से, उसको आप रिमूव करें, सही, उसको करेक्ट कर लें। तो इससे कौन सा एरर रिमूव होगा? ठीक है हेरा, ठीक है, ठीक है, मेरे पास दो आंसर व्हाट्सएप पे भी आ गए हैं। ठीक है, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो। ठीक है जोहा, ठीक है अरीशा, नाइस मूवी साहब। मेरा थर्ड वन थोड़ा सा देख लेना, बाकी आपके ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम सिस्टमेटिक एरर जो है वो रिमूव करेंगे, क्योंकि जब आप रिपीट और एवरेज करते हो तो उससे रैंडम एरर जाता है, लेकिन जब आप कोई प्रॉब्लम डिटरमिन करते हो कि भाई इसमें जीरो एरर है, और फिर जीरो एरर को स्पेसिफिकली रिमूव करते हो, तो ये रिमूविंग अ सिस्टमेटिक एरर। अब वो बोलते हैं द मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स एंड द रीडिंग्स आर फाउंड टू वैरी। ठीक है, आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, हम कर्व बनाते थे, इन्होंने बार लाइंस, बार ग्राफ बना के दिखा दिया इसका। द नंबर ऑफ रीडिंग्स है और रीडिंग ऑफ टाइम इंटरवल दिया हुआ है 10, 10.1, 10.2, इस तरह करके 10.8 तक का उन्होंने ग्राफ बना के दे दिया आपको। द ट्रू वैल्यू ऑफ द टाइम इंटरवल इज 10.1 सेकेंड्स। असल वैल्यू 10.1 सेकेंड्स की है, मतलब दिस इज द ट्रू वैल्यू। तो एक बात तो फॉर श्योर शॉर्ट मुझे नजर आ रही है कि इसमें एक छोटा सा सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि ज्यादातर आपने जो आंसर निकाला है वो 10.3 निकाला है, सही। 10.1 इतना नहीं आया जितना उसे आना चाहिए था, क्योंकि इट्स द ट्रू वैल्यू शुड हैव बीन मोर और लेस ऑब्टेन्ड। Smolder state how the readings in figure 1.1 show the presence of a systematic error। इस चीज से सिस्टमेटिक एरर कैसे नजर आ रहा है? तो आप ये बोल सकते हो कि भाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स आर ऑफ 10.3 which is not the true value, सही है। या ये भी लिख सकते हो कि the average answer of the data collected, कि the average answer of the data collected is not 10.1, सही है, कि जो एवरेज आंसर इस डाटा का आ रहा है, जितना ग्राफ देखा, मैक्सिमम रीडिंग्स देखी, वो सारी वैल्यूज का जो एवरेज है इट वुड कम समवेयर अराउंड 10.3 और 10.4, सही है। तो आप यहाँ पे ये बात कोट कर सकते हैं कि द एवरेज आंसर ऑफ द डाटा कलेक्टेड इज नॉट 10.1 which shows that there is a systematic error. So I can write this thing over here कि भाई the average answer is not 10.1 but 10.3 seconds, सही, which shows that there is a systematic error। फिर रैंडम एरर है, ये बात कैसे प्रूव हो रही है इस ग्राफ को देख के? रैंडम एरर को मेरे को बताते थे स्कैटर,
See, there are values which are above 10.1 and there are values which are below 10.1 as well. So yeah, so there was a random error over there. So values above or below 10.1 are collected. See, which shows random error. तो आप इस तरह से रैंडम एरर को भी हमें बता सकते हो कि भाई आएगा। देखो ये नहीं कह सकते कि ऑल रीडिंग्स आर अबव द ट्रू वैल्यू, क्योंकि कुछ वैल्यूज 10.1 से कम भी है ना, 10 की भी तो कुछ आंसर्स आए हैं, तो ये कहना समाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा या गलत हो जाएगा। एक तरह से कह रहे हो कि ऑल रीडिंग्स आर अबव द ट्रू वैल्यू। ये कह सकते हो द एवरेज आंसर या मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज, इस तरह कह दो तो ज्यादा बेहतर है। बादा ये कह रहे हैं कि ऑल वैल्यूज, ये कह सकते हो द मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज आर अबव 10.1, हेंस देयर इज अ सिस्टमैटिक एरर। इस केस के लिहाज से ना थोड़ा सा गलत हो जाएगा अगर आप ये कह दोगे कि ऑल वैल्यूज वाला सिनेरियो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, state the expected changes of to figure 1.1 for the experimental measurements that are more accurate and that are more precise। चलो, इस फिगर के अंदर क्या चेंज ऐसा आएगा अगर आपकी रीडिंग्स ज्यादा एक्यूरेट होती और ज्यादा प्रिसाइज होती? ये दोनों बातें अलग पूछेंगी। स्टेट एक्सपेक्टेड चेंजेस टू फिगर 1.1, जो फिगर बनी हुई है इस फिगर में, ये जो ग्राफ है इस फिगर में क्या चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आ जाएगा कि भाई इफ द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट, कि अगर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट हो तो आपको कैसे इस ग्राफ में क्या चेंज दिखता है? आपको क्या लगना चाहिए कि भाई what should happen to this graph if your results are more accurate? What would you observe if the results are more accurate? The average value will be closer to the true value। ठीक है हीरा, बिल्कुल। This is one way। इसको अच्छा, इसको थोड़ा सा वो करो, स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करो ग्राफ की शेप के लिहाज से। मतलब अगर ये एक एक्यूरेट ग्राफ होता, एक्यूरेट रीडिंग से ग्राफ होता, तो फिर आपको इस ग्राफ में क्या चेंज दिखता? नहीं हीरा, स्कैटर कम होना प्रिसिशन की निशानी है। आप ये कह सकते हो द लार्जेस्ट पीक वुड बी क्लोजर टू 10.1, ये कह सकते हो द लार्जेस्ट पीक वुड बी क्लोजर टू 10.1। ये फिगर के अंदर चेंज मैं बता रहा हूं कि आप डायग्राम देख के पहचानो। आपका जवाब दुरुस्त है कि भाई द एवरेज वैल्यू विल बी क्लोजर, सही है, ये चीज बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा फिगर के ऊपर रखते हुए सब समझाओगे ना, तो आप बोलोगे भाई द लार्जेस्ट पीक वुड बी क्लोजर टू 10.1। ये ऑब्जर्वेशनल चेंज है, ये डायग्राम देखते आप पहचान जाओ। जैसे अगर इसने बोला भाई 10.1 एक्यूरेट है, तो अभी आपने कैसे पहचाना था कि भाई एक्यूरेट नहीं है? आपको पीक जो थी वो आगे दिख रही थी, आपने ऐसी पहचाना पीक जो आ रही है वो 10.3 पे आ रही है। अगर पीक 10.1 पे आती तो आप बोलते नहीं यार ये ज्यादा एक्यूरेट है डाटा, क्योंकि ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक आ चुके होते हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो ये कि द पीक वुड बी closer to the actual value, that is 10.1। सही। और फिर वो बोलते हैं मोर प्रिसाइज, तो मोर प्रिसाइज के लिए देयर वुड बी लेस स्कैटर। सही, ग्राफ जो है उसमें स्कैटर कम होगा, देयर विल बी लेस स्कैटर इन द ग्राफ। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे रैंडम यानी एक्यूरेसी और प्रिसिशन को हाई हाई लेवल पे देखते हुए बोल सकते हो। ठीक है भाई, चल आज यही तक रखते हैं इंशाल्लाह। कल मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, सही है, थोड़ा सा रिवीजन और अच्छे तरीके से कर लीजिएगा आप लोग, सही। और उसके बाद फिर ये है कि हम बाकी जो इसका कंटेंट है, इसमें एक छोटा सा कंटेंट बाकी रह गया, वो है आपका कह लीजिए कि उसका समान दिमाग में वर्ड है, एस्टिमेशंस, एस्टिमेशंस का
एस्टिमेशन का छोटा सा कंटेंट रह गया, बस वो भी हम इंशाल्लाह जिक्र कर लेंगे उसका। और थोड़े से रूल्स मैं अनसर्टिनिटी बोल रहा हूँ, उसके सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस के बता दूंगा, तो वो भी इंशाल्लाह आपका मुकम्मल हो जाए। ठीक है बेटा, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, कल इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।